हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए करेंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करूंगा। आज का हमारा टॉपिक है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखिए, अगर पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र को देखा जाए, मेंस का जो पूछा गया है, चाहे वह आप 64वीं का लें या फिर 65वीं का, तो करेंट अफेयर सेक्शन के अंतर्गत एक प्रश्न जो है वह इंडेक्स से जरूरी पूछा जा रहा है। तो इसीलिए हमने इंडेक्स के अंतर्गत 4 इंडेक्स को चिन्हित किया है जो 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से आज एक सबसे महत्वपूर्ण जो इंडेक्स है उसे मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की दृष्टिकोण से मैं इसे डिस्कस करूंगा। 4 इंडेक्स को जो मैंने चिन्हित किया है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है और प्रबल संभावना है कि अगर इंडेक्स से संबंधित कोई करंट सेक्शन के तहत प्रश्न पूछे जाएं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स से प्रश्न हो सकते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स सबसे पहले समझेंगे कि यह इंडेक्स है क्या, इस इंडेक्स के कौन कौन से मानक हैं, भारत की इसमें रैंकिंग क्या है और भूखमरी को दूर करने के लिए भारत सरकार के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आगे इंट्रोडक्शन के तहत हम यह बताते हैं कि आखिर व्हाट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक क्या है। तो सबसे पहले यह बता दूं कि इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा 2006 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी परिभाषा को अगर देखा जाए तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक भूखमरी की समीक्षा करने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है। वार्षिक रिपोर्ट है यानी इससे स्पष्ट होता है कि यह जो रिपोर्ट है वह प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है जिसमें भूखमरी के बारे में समीक्षा की जाती है। यह रिपोर्ट वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से भूखमरी की स्थिति का मापन करती है। यानी कि परिभाषा से 2 बातें स्पष्ट हुई। पहली बात है कि यह एक वार्षिक रिपोर्ट है और दूसरी बात है कि वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूखमरी की स्थिति का व्यापक रूप से मापन किया जाता है और यही मापन करने की जो प्रक्रिया है वह वैश्विक भूखमरी सूचकांक के नाम से जाना जाता है। अगर इंटरनेशनल स्तर पर देखें तो SDG के तहत इसमें SDG का जो दूसरा लक्ष्य है वह भूखमरी से संबंधित है और विश्व से 2030 ईस्वी तक भूखमरी की स्थिति को दूर करने की बात की गई है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2017 से 2030 ईस्वी तक के लिए है उसके तहत दूसरे लक्ष्य को भूखमरी के रूप में शामिल किया गया है और भूखमरी को दूर करने के लिए वैश्विक समुदाय से आह्वान किया गया है और इसे SDG लक्ष्य के तहत दूसरे पायदान पर जगह दी गई है। तो यहाँ हमने इसकी परिभाषा को समझा, 2006 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और SDG लक्ष्य के बारे में इसकी कहाँ पर इसका मेंशन है उसे देखा। अब देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है, इस सूचकांक में भारत कहाँ पर है स्थित है। तो भारतीय परिदृश्य को देखते हैं जिसमें हम 2 वर्ष के बारे में जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर 2020 ईस्वी के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाए तो भारत का स्थान 107 देशों के मध्य 94वें स्थान है, यानी कि 94th रैंक है इंडिया की आउट ऑफ 107 कंट्रीज। 2019 की रिपोर्ट अगर देखा जाए तो 102 रैंक है भारत की आउट ऑफ 117 कंट्रीज। यानी कि आप देखिए कि यहाँ पर 2019 में 117 देशों के मध्य 102 रैंक था, वहीं 2020 में 107 देशों के मध्य 94 रैंक है भारत की। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की स्थिति भूखमरी के संदर्भ में कितनी ज़्यादा विकट है। भारत में स्थिति संवेदनशील स्थिति है क्योंकि 107 कंट्री में अगर 94वां नंबर पर भारत खड़ी है तो कहीं ना कहीं भारत में गरीबी या फिर वैसे पॉपुलेशन भारत में अधिक हैं जो भूखमरी के शिकार हैं। भारत भूखमरी सूचकांक में 27.2 अंक के साथ गंभीर श्रेणी में है। यानी कि भारत में भूखमरी की स्थिति गंभीर श्रेणी में है। भारत की जो नंबर है वह 27.2 अंक भारत ने हासिल किया है 100 नंबर में।
ठीक है, यानी कि 100 में 27.2 नंबर भारत को प्राप्त है वैश्विक भूखमरी सूचकांक में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भारत की जो स्थिति है कितनी ज़्यादा यहाँ पे जटिल है, संवेदनशील है, और भारत में भूखमरी की स्थिति कितनी बड़ी एक विकट समस्या के रूप में यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन खैर, यहाँ हमने भारतीय परिदृश्य को समझा। अब समझते हैं वैश्विक परिदृश्य को, देखते हैं कि विश्व में कौन कौन से देशों की स्थिति भारत से अच्छी है और भारत के आसपास जो कंट्री स्थित हैं जिनमें श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना जैसे कंट्रीज हैं उनकी क्या स्थिति है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वैश्विक परिदृश्य की चर्चा करते हैं। अगर वैश्विक परिदृश्य की चर्चा करें तो जो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज को डिस्कस करेंगे। जैसे लोअर रैंक में अगर डिस्कस करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं उसमें एक चाड है। चाड का स्थान 107वां है। चूंकि 2020 का जो आंकड़ा है वह 107 कंट्रीज के बीच का निकाला गया सूचकांक है, तो सबसे लास्ट रैंक पर है आपका चाड। इसके बाद मोजाम्बिक का 103 रैंक है। अगर 100 के अंडर में देखें तो अफगानिस्तान का 99वां स्थान है, नाइजीरिया का स्थान 98वां है। तो आप देखिए, समझिए, भारत का स्थान जो है वह 94 है। तो आप देखिए कि भूखमरी सूचकांक में भारत अफगानिस्तान, नाइजीरिया जैसे कंट्री के समकक्ष खड़े हैं। अफगानिस्तान की रैंकिंग जहां पर 99वां है, भारत की रैंकिंग 94th है। तो आप समझिए कि भारत में स्थिति जो है भूखमरी को लेकर कितनी ज़्यादा विकट समस्या के रूप में बनी हुई है। अब क्षेत्रीय परिदृश्य की चर्चा करते हैं। भारत के आसपास स्थित जो कंट्रीज हैं उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिनमें श्रीलंका सबसे बेहतर स्थिति में है। चाहे वह एसडीजी की बात हो, एसडीजी मूल्यांकन की बात हो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की चर्चा हो, या फिर किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट की चर्चा हो, सेक्स रेशियो की चर्चा हो, लिटरेसी की चर्चा हो, श्रीलंका दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर कंट्री के रूप में गिना जाता है। और इसी प्रकार से ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भी श्रीलंका भारत के आसपास स्थित सभी कंट्री में श्रीलंका का स्थान सबसे बेहतर है। श्रीलंका इस रैंक में यहाँ पर 64वें स्थान पर है, जबकि भारत है 94th स्थान पर। अब देखिए कि भारत और श्रीलंका के मध्य यहाँ पर 30 रैंक का फासला है, जो कि बहुत बड़ा फासला होता है। हालांकि इसके कई आयाम हो सकते हैं कि वहाँ जनसंख्या कम है वगैरह वगैरह, कई सारे आयाम हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कह सकते हैं कि भारत से बेहतर स्थिति, चाहे वह ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के क्रियान्वयन में हो, श्रीलंका भारत से बेहतर स्थिति में होता है। श्रीलंका के अलावा भी बात करें तो नेपाल की चर्चा करें, नेपाल का स्थान यहाँ पर 73वां है, बांग्लादेश का स्थान 75वां है, और पाकिस्तान जो हमेशा भारत से सभी मानकों पर पीछे रहता है वह भी इस दृष्टिकोण में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत से आगे है, और कहीं 6 रैंक का फासला है। पाकिस्तान का रैंक है 88, भारत का रैंक है 94, यानी कि यहाँ पर भारत से आगे भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान को छोड़कर। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सभी कंट्री की रैंकिंग भारत से बेहतर है। अब समझते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स मापने का पैमाना क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स मापा कैसे जाता है। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 मानक हैं। ठीक है, 4 मानक हैं। इन 4 मानक में इसकी नंबर 0 से 100 तक इसकी नंबरिंग की जाती है। ठीक है, और रैंकिंग जो है वह 0, जिसका जहाँ पे फर्स्ट रैंक है सबसे बेहतर है, इस टाइप से यहाँ पर मार्किंग की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 यहाँ पर मानक दिए गए हैं। पहला है अल्प पोषण, अंडर नरिशमेंट। अल्प पोषण की स्थिति आप जानते हैं, जिसको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाएगा वह अल्प पोषण का शिकार होगा। बाल दुबलापन आप देखते होंगे कि दुबला पतला एक जो स्थिति होती है वह बाल दुबलापन होता है। ठिगनापन, स्टंटिंग, बौनापन की स्थिति ठिगनापन के रूप में जाना जाता है। बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो अब देखिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 मानक हैं, जिनमें अल्प पोषण है, बाल दुबलापन, चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है। तो ये जो 4 मानक हैं इसके आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। यह माना जाता है कि जहां पर अल्प पोषण की स्थिति होगी, जहां पर बच्चे बौनेपन का शिकार होंगे, बाल मृत्यु दर अधिक होगी, या फिर बच्चे दुबले पतले होंगे, उनकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं होगी, तो ये सभी भूखमरी के आधार हैं, भूखमरी के मानक हैं, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इन्हीं 4 मानकों को ध्यान में रखा जाता है।
अब देखते हैं कि इन चारों मानक में भारत कहाँ पर खड़ा है, भारत की स्थिति क्या है। सबसे पहले अल्प पोषण को अगर हम देखें तो अल्प पोषण में देखें तो भारत की जो कुल आबादी है, कुल आबादी का 14% आबादी यहाँ पर अल्प पोषण का शिकार है। अल्प पोषण का जो निर्धारण किया जाता है वह अपर्याप्त कैलोरी के आधार पर की जाती है, यानी कि अल्प पोषण का आधार हमारा कैलोरी मानक है। एक निश्चित मानक से कम कैलोरी का उपभोग करने वाला व्यक्ति अल्प पोषण का शिकार होगा, और भारत में ऐसे आबादी लगभग 14% हैं जो अल्प पोषण के शिकार हैं। स्टंटिंग की बात करें, बौनापन की बात करें तो भारत में उम्र की तुलना में जिसकी कम ऊंचाई, देखिए अगर बौनापन किसे कहे जाएंगे, उम्र की तुलना में उसकी हाइट कम है तो माना जाएगा कि वह बौनापन का शिकार है। भारत में लगभग 37.4% आबादी बौनेपन का शिकार है, ठिगनापन का शिकार है। बाल मृत्यु दर की बात करें, बाल मृत्यु दर की जो गणना की जाती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को इसमें ध्यान में रखा जाता है। और भारत में बाल मृत्यु दर में हालांकि भारत बेहतर स्थिति में है, लेकिन इसके बावजूद 3.7% जो आबादी है भारत में वह बाल मृत्यु दर के तहत यहाँ पर बाल मृत्यु का शिकार है, यानी कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है वह 3.7% की उनकी आबादी है, वे 5 वर्ष से कम आयु में ही उनकी डेथ हो जाती है। बाल दुबलापन की चर्चा करें तो ऊंचाई की तुलना में कम वजन, यह दुबलापन के नाम से जाना जाएगा। ऐसी आबादी भारत में 17.3% है। तो अब देखिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो स्थिति है वह यहाँ पर किस प्रकार दयनीय स्थिति में है। अल्प पोषण आबादी 14% है, स्टंटिंग आबादी 37.4% है, बाल मृत्यु दर 3.7, बाल दुबलापन 17.3% है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर लगभग 690 मिलियन लोग कुपोषित हैं, यानी कि वैश्विक स्तर पर 690 मिलियन आबादी जो है वह कुपोषण के शिकार हैं। कोविड-19 महामारी वैश्विक स्तर पर भूखमरी और गरीबी को कम करने की दिशा में हुई प्रगति को प्रभावित कर सकती है। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि किस प्रकार से कोविड-19 जो है वह भूखमरी की स्थिति को और अधिक जटिल बना सकता है। कोविड-19 के कारण गरीबी दूर करने की दिशा में जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा जो सहयोग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसकी प्रगति प्रभावित हो सकती है। कोविड-19 ने इस बात को अधिक स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान समय में जो हमारी खाद्य प्रणाली है वह जीरो हंगर स्थिति प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है। और आपको बता दूं कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 2 जो है दूसरा नंबर पे जो टारगेट रखा गया है वह जीरो हंगर की स्थिति है, यानी कि हंगर को पूरी तरह से समाप्त कर लेना है। कब तक? 2030 ईस्वी तक, यानी कि SDG 2 के तहत जीरो हंगर की स्थिति हमें 2030 ईस्वी तक प्राप्त कर लेना है। अब देखते हैं कि GHI में निम्न रैंक का कारण क्या है। आखिर भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94th रैंक पर 107 देशों के बीच में 94वां स्थान पर क्यों स्थित है और इसकी निम्न रैंकिंग का कारण क्या है। पहला सबसे बड़ा कारण है गुणवत्तापूर्ण आहार की कमी। भारत में लोग भोजन करते हैं अपनी पेट भरने के लिए, ना कि वह शरीर के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए। वे समुचित मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन नहीं कर पाते हैं, वे गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार का सेवन उपभोग नहीं करते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति की जो वृद्धि है वह बीच समय में ही अवरुद्ध हो जाती है, चाहे वह चाइल्ड स्टंटिंग का इशू हो, चाइल्ड मोर्टेलिटी के इशू हो या फिर ठिगनापन, बौनापन, अल्प पोषण, कुछ भी स्थिति हो। कहा जा सकता है कि भारत में गुणवत्तापूर्ण आहार की कमी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में निम्न रैंकिंग का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है महंगाई। लोगों के पास पूंजी स्थिर है, गांव में गरीब लोग हैं उनके पास पूंजी का अभाव है, लेकिन जो खाद्य योग्य वस्तुएं हैं, चीनी की बात करें, चाहे सब्जी में आप प्याज की चर्चा करें, आलू की बात देखें, टमाटर की स्थिति देखें, दाल की स्थिति देखें, समय समय पर इसकी महंगाई में वृद्धि होती रहती है। तो लोगों के गांव में जो लोग हैं उनकी पूंजी उनके पास सीमित है, स्रोत जो है आय के वे सीमित हैं और महंगाई की दर लगातार बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनके पास जो पैसे हैं उसी में खाना भोजन को एडजस्ट करना होगा। तो फलस्वरूप क्या करते हैं कि कम पौष्टिक आहार का वे सेवन करेंगे और वे करने के लिए विवश होते हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं है, आय इतने उनके पास नहीं हो पाते, आय के साधन नहीं है कि वे पौष्टिक आहार का सेवन कर सकें। तो इसीलिए महंगाई के बढ़ना, आय की तुलना में महंगाई का बढ़ना एक बहुत बड़ा कारण है भूखमरी को बढ़ाने में।
कृषि क्षेत्र में विविधता का अभाव देखने को मिलता है। अभी भी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे या फिर आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो गांव में अभी भी जो खेती की जो संरचना है वह ग्रामीण लोग बिहार में स्पेशली, क्योंकि बिहार में जो कृषि की जाती है वो जीविका निर्वाह की पद्धति है। बिजनेस पर्पज से बिहार में खेती नहीं की जाती है, सिर्फ अपनी जीविका निर्वाह करने के लिए की जाती है। तो बिहार में अभी भी गेहूं या फिर भारत में भी अगर देखें तो कृषि क्षेत्र का जो स्थिति है वह अधिक से अधिक किसान गेहूँ उपजाने पर फोकस करेंगे, चावल उपजाने पर फोकस करेंगे, चना मूंग जैसी चीज़ों के उपजाने पर फोकस करेंगे। वे बहुफसली कृषि की ओर काम नहीं कर रहे हैं। कृषि में आधुनिकीकरण का अभाव है। कृषि में खाद्य वस्तुओं की विविधता का अभाव देखने को मिलता है। इसी कारण यहाँ पर भूखमरी की स्थिति मिलती है। क्या होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में? कृषि के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध पालन पर फोकस किया जाना चाहिए। गेहूं चावल के साथ साथ मूंग दाल, अरहर है ना, राहड़, कुछ भी हो, अधिक से अधिक सरसों, अधिक से अधिक विविधता लानी चाहिए। गेहूं का फसल बोया हुआ है, उसमें सरसों की फसल बोने से क्या होगा, दो चीज़ों की खेती हो पाएगी, आपकी अतिरिक्त आय भी हो पाएगी। जो खेत की मेड़ है, खेत की मेड़ों पर आप चीक या फिर बड़े बड़े यूकलिप्टस नहीं, बड़े बड़े प्लाईवुड ये सब का पेड़ आप लगा सकते हैं खेतों में, मेड़ों पर। इससे क्या होगा, खेत जब पेड़ विकसित होंगे तो आपका अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी। तो ऐसे कई सारे उपाय किए जा सकते हैं जिससे किसानों की आय दुगनी हो और कृषि में विविधता के जरिए भूखमरी की स्थिति को टैकल किया जा सकता है। पलायन सबसे बड़ा कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं रोजगार के कारण, लेकिन शहरी क्षेत्रों में आकर जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनकी मंथली इनकम 2000, 4000, 5000, 6000 तक हो पाती है। और फलस्वरूप क्या है, शहरों में जो खाद्य योग्य वस्तुएं हैं काफ़ी महंगी होती है और उनके पास उतनी कमाई नहीं हो पाती है कि वे, खास करके जो असंगठित श्रमिक हैं, उनके पास उतनी पूंजी नहीं हो पाती है कि वे अच्छे पौष्टिक आहार का सेवन कर सकें। तो पलायन एक बहुत बड़ा कारण है। शिक्षा एवं जागरूकता, लोग शिक्षित नहीं हैं कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। लोग सिर्फ पेट भरने के लिए भोजन करते हैं, पौष्टिक आहार का सेवन कम करते हैं। लोगों को जानकारी नहीं है कि कितना हमें विटामिन का यूज करना चाहिए पर डे, खनिज लवण कितना यूज करना चाहिए, कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स जैसी खाद्य वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। तो इस शिक्षा एवं जागरूकता भी एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण जो है वह योजनाओं का क्रियान्वयन है। सरकार गरीबी दूर करने के लिए कई सारी योजनाएं बना रहे हैं। आप देखेंगे कि फाइलों में कई सारी ऐसी योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। जो चिन्हित वर्ग हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनके पास योजनाएं सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है। तो जीएचआई में निम्न रैंकिंग का ये सब सारे कारण हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। जीएचआई यानी भूखमरी से संबंधित संवैधानिक स्थिति क्या यहाँ पर विद्यमान है। सबसे पहले भारतीय संविधान के 2 ऐसे आर्टिकल हैं जहां पर इससे संबंधित चर्चा की गई है। सबसे पहले मैं जो आर्टिकल 21 की चर्चा करूं, आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ से संबंधित है, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। और कैसा जीवन जीना है, गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार हमें आर्टिकल 21 प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन अथवा निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। हमें भूख लगी है या देखिए, ये जो भूखमरी ये सब जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ में शामिल होंगे, क्योंकि भूखमरी हमें गरिमामयी जीवन जीने के अधिकार से रोक रही है। तो सरकार को क्या चाहिए कि हमें भूखमरी जैसी समस्या को दूर करे। हमारा मौलिक अधिकार है कि हम गरिमामयी जीवन व्यतीत करें आर्टिकल 21 के तहत। तो यह सरकार का दायित्व है कि सरकार ऐसे गरीब लोगों को चिन्हित करे और उनके लिए भूखमरी को दूर करने की कोशिश करे, खाद्यान्न वस्तुओं का प्रबंध करे। आर्टिकल 47 डीपीएसपी से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार को प्राथमिक कर्तव्य के रूप में शामिल करेंगे। यानी कि डीपीएसपी में संविधान के द्वारा राज्यों से यह उम्मीद की गई है कि प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों के लिए पोषाहार के स्तर को उच्च करने और जीवन स्तर को ऊंचा बनाए रखने पर फोकस करे। यह राज्य को लागू करना आवश्यक नहीं है, लेकिन राज्य के लिए ऐसा निर्देश दिया गया है कि आप अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा करें। और जीवन स्तर को ऊंचा करने का एकमात्र माध्यम क्या है, आप भूखमरी को दूर करें, लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएं। ऐसे कई सारी योजनाओं का निर्माण करें जिसके कारण गाँव में
गरीबी दूर हो, भुखमरी की समस्या दूर हो, बेरोजगारी की समस्या दूर हो, ताकि लोगों के पास आय के साधन उपलब्ध हो सके और वे पौष्टिक आहार का सेवन कर सकें। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान भी कहीं ना कहीं भुखमरी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को विशेष ध्यान देने की वकालत करती है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा भुखमरी दूर करने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जरिए, मिड डे मील के जरिए, पोषाहार अधिनियम के जरिए सरकार जो है वह गरीब लोगों को मासिक 2 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपये चावल, गेहूं, मोटे अनाज की खरीद हो, या फिर लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा विशेष सहायता चलाया गया था, 25 किलो अनाज गरीब परिवारों को प्रदान किए जा रहे थे। तो ऐसे कई सारे प्रयास जो है वह भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ताकि भूखमरी जैसी समस्या को दूर कर भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अच्छे रैंकिंग सुदृढ़ कर सके। क्योंकि जब तक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग अच्छी नहीं होगी, न तो भारत विकासशील देश की सूची से बाहर आ पाएगा और नहीं भारत की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त जनसांख्यिकीय स्थिति वाली कंट्री के रूप में हो पाएगी। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने डिस्कस किया है। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में अगर प्रश्न आएंगे तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति, भारत में इसकी रैंकिंग लो होने के कारण क्या है, भारत में कौन कौन सा स्कीम इसे दूर करने के लिए चलाए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी से किस प्रकार संबंधित है और वैश्विक स्तर पर इसे दूर करने के क्या क्या मानक हैं, भारत की वैश्विक परिदृश्य में क्या स्थिति है, क्षेत्रीय परिदृश्य में क्या स्थिति है, और भारत इस समस्या को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रभावी कदम उठा सकता है। तो इन सभी प्रश्न 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स से अति संभावित प्रश्नों में से एक है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित जो भी डायनामिक्स हमने डिस्कस किया है उसे आप अच्छे तरीके से समझ लें, एक फ्रेश नोट्स को तैयार कर लें, और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप हमें टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।